डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। नए छात्रों के सैन्य प्रशिक्षण प्रदर्शन का समापन सानवी शर्मा के परम आनंद की शुद्ध भूमि नामक प्रस्तुति के साथ हुआ। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो एक अनुभवी ओटाकू है। विवान गुप्ता सानवी शर्मा की दो चोटियों को उछलते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि काश वो उन लगामों को पकड़ पाता। रात के 8 बज चुके थे और आसमान में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन खेल के मैदान पर लगी बड़ी बड़ी फ्लडलाइटों ने रात को दिन की तरह रोशन कर दिया था। आप सभी को प्रदर्शन कैसा लगा? मुख्य प्रशिक्षक भी एक युवा व्यक्ति थे जिनकी उम्र लगभग 20 से 30 वर्ष थी। ये प्रश्न नए छात्रों के लिए नहीं, बल्कि किनारे से इस रोमांच को देख रहे वरिष्ठ छात्रों के लिए था। वरिष्ठों के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही उन्होंने आगे कहा, सिर्फ देखना ही काफी नहीं है। क्या कोई नए छात्रों के लिए प्रदर्शन करने को तैयार है? मुझे लगता है कि मेरे अधीन सैनिक भी आपका प्रदर्शन देखना पसंद करेंगे, है ना? हाँ, नए छात्रों की आवाज़ों के एक समूह ने जवाब दिया। मुख्य प्रशिक्षक का सुझाव केवल नए छात्रों के लिए ही नहीं था, वरिष्ठ छात्र भी उत्सुक थे। जूनियर खिलाड़ियों के सामने अपना नाम कौन नहीं बनाना चाहता? व्हाइट पीसेस, आप लोग जाकर परफॉर्म क्यों नहीं करते? दीपक बोस ने अपना सिर घुमाकर पूछा। विवान गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। छोड़ो इसे, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुंबई थिएटर अकादमी में विवान गुप्ता की मौजूदा लोकप्रियता को देखते हुए अगर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहे तो कोई भी उसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि अजीबोगरीब संग्रह वाली घटना के कारण वो चकाचौंध से तंग आ चुका है और अब उसे इस तरह के ध्यान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर मेरा क्या ख्याल है? जब दीपक बोस ने देखा कि विवान गुप्ता को कोई दिलचस्पी नहीं है तो उसने आगे जोर नहीं दिया और उत्साहपूर्वक पूछा। विवान गुप्ता ने उसकी ओर एक नज़र डाली। आप क्या प्रस्तुत करेंगे? कोई नाट्य प्रस्तुति? दीपक बोस को मुंबई थिएटर अकादमी में दाखिला पाने के लिए कुछ प्रतिभा तो होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ उसकी प्रतिभा का प्रदर्शन संभव नहीं है। वो अभिनय में अच्छा है और रंगमंच नाटकों में भी काफी प्रतिभाशाली है। अकादमी में रंगमंच प्रस्तुतियों के विशेषज्ञ शिक्षकों का पसंदीदा है। यहाँ तक कि उन्होंने स्नातक होने के बाद उसे रेन यी में प्रदर्शन करने के लिए सिफारिश करने पर भी विचार किया है। लेकिन जब गायन जैसी अन्य प्रतिभाओं की बात आती है तो वो पूरी तरह से नाकाम है। वो मंच नाटकों के ओपेरा को तो सहजता से गा सकता है, लेकिन जब पॉप गानों की बात आती है तो उसकी आवाज़ ऐसी लगती है जैसे किसी कर्कश कुत्ते ने उसे चबा डाला हो। शायद आत्म जागरूकता से प्रेरित होकर दीपक बोस ने अपनी नाक को छुआ और इस विचार को खारिज कर दिया। लेकिन कहावत है, पेड़ शांति चाहता है लेकिन हवा रुकने का नाम नहीं लेती। विवान गुप्ता सुर्खियों में नहीं आना चाहता था, फिर भी हालात उसके पक्ष में नहीं रहे। विवान गुप्ता, क्या आप आकर प्रदर्शन करेंगे? विवान गुप्ता किसी एकांत जगह पर नहीं बैठा था, इसलिए मुख्य प्रशिक्षक उसे एक नज़र में देख सकता था। इंस्ट्रक्टर चेन, क्या आपको अभी भी मैं याद हूं? दरअसल ये मुख्य प्रशिक्षक और विवान गुप्ता पुराने परिचित हैं। प्रशिक्षक चेन विवान गुप्ता के सैन्य प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान उनके दस्ते के प्रशिक्षक थे। हैरानी की बात है कि 1 साल बाद भी वे अकादमी के सैन्य प्रशिक्षण में शामिल हैं और मुख्य प्रशिक्षक भी बन गए हैं। हालांकि विवान गुप्ता को सैन्य प्रशिक्षण के 4 साल पुराने अनुभव याद हैं, इसलिए उनके मन में उसकी छवि इतनी गहरी नहीं है। अगर उसने आवाज़ न लगाई होती तो शायद विवान गुप्ता उसे याद भी न रख पाता। बेशक, आपने पिछले साल के सैन्य प्रशिक्षण के दौरान काफ़ी अच्छा प्रभाव छोड़ा। प्रशिक्षक चेन मजाक कर रहे थे, लेकिन ये सच था। विवान गुप्ता अपने रूप और प्रतिभा के कारण सैन्य प्रशिक्षण के दौरान काफ़ी मशहूर हो गए थे, उन्हें भूलना मुश्किल था। वहाँ काफ़ी सारे द्वितीय वर्ष के छात्र मौजूद थे। प्रशिक्षक चेन की मदद से उन्हें पिछले साल विवान गुप्ता का प्रदर्शन याद आ गया और वे उससे प्रदर्शन करवाने के लिए शोर मचाने लगे। ये देखकर विवान गुप्ता खड़ा हो गया और उसने अपनी पीठ से धूल झाड़ी। अगर वह प्रसिद्धि पाने की कोशिश नहीं करता तो उसे सादगी पसंद माना जाता, लेकिन अगर वह आलोचना किए जाने पर जवाब नहीं देता तो उसे आडंबरी समझा जाता। इंस्ट्रक्टर चेन के पास जाकर विवान गुप्ता मुस्कुराया और बोला, इंस्ट्रक्टर चेन, आप मेरी क्षमताओं को जानते हैं। अगर मैं प्रदर्शन करता हूं तो क्या मैं जूनियर खिलाड़ियों की प्रसिद्धि को छीन नहीं रहा हूंगा? अरे छोटे बदमाश, शेखी मारना बंद करो। उनकी याद में 1 साल पहले जब विवान गुप्ता को प्रस्तुति देने के लिए कहा गया था तो वे काफ़ी शर्मीले थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 साल बाद विवान गुप्ता सार्वजनिक रूप से इतने आत्मविश्वास से खुद को प्रस्तुत कर सकते थे।
ऐसा लग रहा था मानो उनमें कोई बदलाव आ गया हो, हालांकि वे अब भी विवान गुप्ता ही थे। लेकिन प्रशिक्षक चेन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे पूछा, आप क्या प्रदर्शन करेंगे? मैं बस यूं ही कैजुअली एक गाना गाऊंगा। विवान गुप्ता ने आत्मविश्वास और सहजता का प्रदर्शन किया। अब जाकर नौसिखियों को विवान गुप्ता का रूप रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। गर्मियों के साधारण पहनावे में, यहां तक कि बाएं हाथ में घड़ी न होने पर भी, उनके पहनावे की कीमत 100,000 रुपये से अधिक थी। पहले आज्ञाकारी रहने वाले नए छात्र अब फुसफुसाने लगे, क्या ये वही विवान गुप्ता नहीं है जो कुछ दिन पहले ट्रेंड में था? वो वीडियो से भी ज्यादा हैंडसम दिखता है। बिल्कुल। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लग रहा है कि मेरा मासिक धर्म जल्दी आ रहा है। मैं इसे रोक नहीं सकती। मुझे छुट्टी लेनी होगी। यह वरिष्ठ मेरे शारीरिक कार्यों में दखल दे रहा है। सानवी शर्मा और रिया जैन भीड़ में शामिल होकर बातचीत सुन रही थीं। दोनों की आंखें झपक रही थीं। वे अपने विचारों को लेकर अनिश्चित थीं। लेकिन ईर्ष्या भले ही देर से आए, पर वो कभी चूकती नहीं। प्रशंसा के साथ स्वाभाविक रूप से निंदा भी आती है। सिर्फ अमीर और आकर्षक? कौन जाने, कहीं ये सब दिखावा तो नहीं है? एक नए छात्र के कारण माहौल में कड़वाहट फैल गई। कला की परीक्षा में पूरे अंक मिले, है ना? एक लड़की, जो जाहिर तौर पर विवान गुप्ता के बारे में जानती थी, ने सीधे तौर पर जवाब दिया। एक और लड़की ने व्यंग्य भरे लहजे में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सुपरकार चलाने और हैंडसम होने के अलावा क्या उसमें कोई और प्रतिभा है? तुम्हारे जैसी नहीं जिसमें कुछ भी नहीं है। तुम तो बस कड़ी मेहनत कर सकती हो, है ना? लड़कियों के तीखे जवाबों से वो लड़का शर्म से लाल हो गया। अगर तुम उसकी इतनी तारीफ भी करोगी तो क्या वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही वो हमें नोटिस न करे, कोई ना कोई तो जरूर करेगा। और भले ही कोई मुझे नोटिस न करे, मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूंगा। अंततः वो व्यक्ति चुप हो गया। लड़की के शब्द सचमुच कठोर और निर्मम थे। विवान गुप्ता को भीड़ की बातचीत का पता नहीं था जब उसने प्रशिक्षक चेन से माइक्रोफोन लिया। विशालकाय ब्लूटूथ स्पीकर धीरे धीरे संगीत बजाने लगा। गला साफ करते हुए विवान गुप्ता की सम्मोहक आवाज धीरे धीरे गीत के बोलों में बदल गई। एक समय की बात है जो अब हमेशा के लिए बीत चुका है। लाल पत्ते गिरते हैं, धूल में दब जाते हैं। आरंभ और अंत कभी नहीं बदलते। क्षितिज पर तुम सफेद बादलों के पार बहते चले जाते हो। विवान गुप्ता ने कभी विशेष रूप से गाना नहीं सीखा था। उसे ज्यादातर गाने वही आते थे जो वो अक्सर सुनता था, और धीरे धीरे उन्हें स्वाभाविक रूप से गाने में सक्षम हो गया था। उन्होंने लव ऑफ ए लाइफटाइम को इसलिए चुना क्योंकि वे इससे बहुत अच्छी तरह परिचित थे, जिससे गलतियों की संभावना कम हो गई। विवान गुप्ता की पसंदीदा फिल्म जर्नी टू द वेस्ट थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें लव ऑफ ए लाइफटाइम से बेहद लगाव था। पिछले जन्म में रिया जैन द्वारा ठुकराए जाने के बाद विवान गुप्ता को संगीत में डूब जाना सबसे ज्यादा पसंद था। यह गाना उस समय उसकी मनोदशा से सबसे ज्यादा मेल खाता था, और इसे कई बार सुनने के बाद वो इसे धारा प्रवाह गा सकता था। उनका पसंदीदा संस्करण कैंटोनीज भाषा में था। इस गाने के लिए उन्होंने अपने पिछले जन्म में मंदारिन लिप्यंतरण भी याद कर लिया था। इसलिए भले ही वे कैंटोनीज नहीं बोलते थे, इसे गाते समय उन्हें कोई झिझक नहीं होती थी। दुखों के सागर में कड़वाहट और घृणा उत्पन्न होती है। इस दुनिया में भाग्य से बचना मुश्किल है। भले ही हम प्यार में एक दूसरे के करीब ना आ सकें, शायद मुझे इसे नियति मान लेना चाहिए। जैसे ही विवान गुप्ता की लगभग कर्कश आवाज खेल के मैदान में गूंजी, भीड़ में सन्नाटा छा गया। दरअसल विवान गुप्ता की आवाज गायन के लिए बेहद उपयुक्त थी, डॉक्टर चेन की तरह गहरी और मोहक। जब वो भावपूर्ण गायन करते थे तो अपनी सारी भावनाओं को गीत में समाहित कर देते थे। ये गाना उन्होंने मूल रूप से रिया जैन की वजह से सुना था। अब जब वो इसे दोबारा गा रहा था तो ये उसके लिए नहीं था। ये उसके अतीत को विदाई थी और एक अधिक चिंतामुक्त जीवन का स्वागत था। लेकिन विवान गुप्ता ने पास ही एक पेड़ के नीचे बैठी रिया जैन को नहीं देखा, जो भीड़ के सामने गाते हुए उसे ध्यान से देख रही थी। क्या पहले की वो सारी शीतलता महज एक दिखावा थी? जैसे जैसे वो बोलती गई, रिया जैन की निर्मल आंखों में आंसू आने लगे। मनोरंजन जगत का हिस्सा बन चुकी रिया जैन को स्वाभाविक रूप से विवान गुप्ता की पृष्ठभूमि के बारे में पता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी से था। फिर भी उसे विवान गुप्ता से रिश्ता तोड़ने का कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि रिया जैन बहुत ही पवित्र व्यक्ति थीं। उसका सपना अभिनेत्री बनना था, और उससे भी बढ़कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनना। वो इस सपने के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थी, यहां तक कि विवान गुप्ता को भी। दूसरी ओर विवान गुप्ता दूर से रिया जैन को देखे बिना ही गीत का समापन गा रहा था। लेकिन अगर उसे पता भी होता तो भी विवान गुप्ता को अब उसके प्रति कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं होता। वह सबकी पसंद को स्वीकार कर सकता था।
जुदाई तो बस जुदाई ही है। आखिरकार ये उसका अपना फैसला था। गाना खत्म होते ही विवान गुप्ता ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए माइक्रोफोन वापस इंस्ट्रक्टर चेन को सौंप दिया। इस बार का प्रदर्शन अलग था। न चीख पुकार, न हंगामा, बस तालियां। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर विवान गुप्ता इतना अच्छा गा सकते हैं। जिस लड़की ने खास तौर पर विवान गुप्ता के बारे में पूछताछ की थी, उसने अपने बगल में बैठे नए लोगों को समझाया, मैंने सुना है कि सीनियर विवान गुप्ता का हमारे एक्टिंग डिपार्टमेंट की एक सीनियर के साथ अफेयर था, लेकिन मैंने सुना है कि उनका ब्रेकअप हो गया। यह गाना शायद उन्हीं के लिए गाया गया था। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर इतने समर्पित होंगे। मुझे उनसे प्यार हो गया है। इसी क्षण सबसे पहले प्रस्तुति देने वाली राधिका यादव नाम की लड़की भीड़ से उठ खड़ी हुई। सीनियर विवान गुप्ता, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं तो क्या आपको कोई गर्लफ्रेंड बनाने में कोई आपत्ति है? विवान गुप्ता ने आवाज की ओर देखा और उत्साह की एक और लहर महसूस की। हालांकि वो वास्तव में ये कहना चाहता था कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विवान गुप्ता ने खुद को रोक लिया। मुंबई थिएटर अकादमी उसका मुख्य केंद्र होने के कारण उसे यहां अपना रंगीन मिजाज नहीं दिखाना चाहिए था। विवान गुप्ता को कोई जवाब न देते देख राधिका यादव ने फिर चिल्लाकर कहा, अगर तुम जवाब भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तुम दूसरा लेना चाहोगे? राधिका यादव के सीधे साधे कबूलनामे को देखकर आसपास के सभी लड़के विवान गुप्ता को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखने लगे। अगर उन्हें राधिका यादव से डेट करने का मौका मिल जाए तो उन्हें भविष्य में दूध और डेयरी उत्पाद खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास जीवन भर के लिए पर्याप्त होगा। कृपया वापस बैठ जाइए। सैन्य प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद हम निजी तौर पर रिश्तों पर चर्चा कर सकते हैं। प्रशिक्षक चेन ने माइक्रोफोन उठाया और राधिका यादव को संबोधित किया। विवान गुप्ता ने राधिका यादव को मुस्कुराकर देखा और मौके का फायदा उठाकर दर्शकों की भीड़ में वापस घुल मिल गया। इसके बाद वरिष्ठ छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। विवान गुप्ता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, साथ ही आसपास की लड़कियों की लालची निगाहों ने उसे असहज कर दिया, इसलिए वो दीपक बोस के साथ चला गया। स्वाभाविक रूप से विवान गुप्ता के जाने पर कुछ लोगों का ध्यान गया। रिया जैन सोच रही थी कि उस शाम विवान गुप्ता के साथ बातचीत कैसे जारी रखी जाए। सानवी शर्मा ने भी अपने पहले के विचारों को त्याग दिया और मुंबई थिएटर अकादमी में विवान गुप्ता की लोकप्रियता देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो ओनी चान को कुछ और चकाचौंध भरे लोग छीन सकते थे। जहां तक विवान गुप्ता की उस छवि का सवाल है जो उसने अपने मन में महिलाओं के प्रति आकर्षित होने के कारण बनाई थी, उसे उसने अपने आप ही नजरअंदाज कर दिया। इतने उच्च गुणों वाले व्यक्ति में अगर थोड़ी बहुत अय्याशी भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कम बुद्धि वाले लोग ही इसे अय्याशी कहेंगे। उच्च बुद्धि वाले लोग कहेंगे कि वो दुनिया में प्यार फैला रहा है। स्कूल सत्र शुरू होने के बाद पहला सप्ताहांत। कल रात तड़के तक दीपक बोस और अन्य लोगों के साथ खेल खेलने के बावजूद विवान गुप्ता सुबह 8 बजे उठ गया। उनकी शारीरिक बनावट हमेशा से ऐसी ही रही है। चिकित्सकीय भाषा में इसे कम सोने वाला कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ यह है कि दिन भर ऊर्जावान रहने के लिए बहुत कम नींद की आवश्यकता होती है। यह शारीरिक बनावट विवान गुप्ता के प्लेबॉय व्यक्तित्व के लिए एकदम उपयुक्त है। आखिर एक प्लेबॉय के पास कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता। अगर लोचना यादव उपनाम वाले उस बदतमीज पूर्वज का शरीर ऐसा होता तो शायद उसकी आंखों के नीचे इतने काले घेरे न होते और शायद उसे बदतमीज न कहा जाता। उस लोचना यादव पूर्वज के बारे में सोचते हुए विवान गुप्ता प्रशंसा से भर गया। समय प्रबंधन में माहिर होने की उपाधि सिर्फ कहने की बात नहीं थी। दीपक बोस और बाकी लोगों को सोते हुए देखकर विवान गुप्ता ने उन्हें नहीं जगाया। उसने चुपचाप हाथ मुंह धोया और फिर छात्रावास से निकल गया। आज क्या करना है, इसकी योजना विवान गुप्ता ने पहले ही बना ली थी। लीवण सिंह ने कुछ दिन पहले उसे आज कंपनी आने के लिए कहा था। यान शियाओबो द्वारा जिन इंटरनेट हस्तियों को अनुबंधित किया जाना था, उनमें से अधिकांश के साथ अनुबंध भी हाल ही में तय हो चुका था। संयोग से आज सप्ताहांत था और विवान गुप्ता ने भी कंपनी का दौरा करने की योजना बनाई। आखिरकार कंपनी उन तीनों की थी और भले ही वो एक बेफिक्र बॉस बनना चाहता था, लेकिन वो हद से ज्यादा सख्त नहीं हो सकता था। उसे कुछ सावधानी बरतनी ही थी। जैसे ही वो छात्रावास की इमारत से बाहर निकला, उसे अपने फोन पर रिया जैन का एक संदेश मिला। वरिष्ठ, आप कहाँ हैं? विवान गुप्ता को उसके संदेश से कोई हैरानी नहीं हुई। आजकल जब भी उसे समय मिलता, रिया जैन उसे संदेश भेजकर उसका हालचाल पूछती रहती थी। हालांकि वो एक देवी समान व्यक्तित्व की धनी थी, फिर भी वो एक आसक्तिशील प्रशंसक बन गई थी। जैसे ही विवान गुप्ता जवाब देने ही वाला था, उसने देखा कि रिया जैन उसकी ओर आ रही है। आप यहां पर क्या कर रहे हैं? विवान गुप्ता ने कुछ हैरानी के साथ पूछा। सैन्य प्रशिक्षण समाप्त हो गया और चूंकि मैं आज जल्दी उठ गया था और सप्ताहांत में मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था,
इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा, इसलिए मैं आपके लिए कुछ खरीद लाया, उसने अपने हाथ में बैग हिलाते हुए कहा। मुंबई थिएटर अकादमी में सैन्य प्रशिक्षण आमतौर पर 8-10 दिनों तक चलता है और इस साल स्कूल देर से शुरू होने के कारण इसे घटाकर 7 दिन कर दिया गया। रिया जैन द्वारा दिए गए नाश्ते के बैग को देखकर विवान गुप्ता ने मना नहीं किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि वो वैसे भी नाश्ता करने की योजना बना रहा था। बैग में सोया दूध और अंडे के साथ अच्छी तरह से पैक किए गए तले हुए बंस थे। ये जानकारी उसने पिछले कुछ दिनों में विवान गुप्ता से अप्रत्यक्ष रूप से जुटाई थी। सप्ताहांत के हिसाब से सुबह 8 बजे का समय जल्दी था, लेकिन फिर भी मेहनती छात्रों की कमी नहीं थी और 97 अंकों के सौंदर्य स्कोर के साथ रिया जैन को मुंबई थिएटर अकादमी में पहले से ही परिसर की सबसे खूबसूरत लड़की के रूप में पहचान मिल चुकी थी। ऐसे बहुत कम लड़के थे जो उसे नहीं जानते थे। छात्रावास के प्रवेश द्वार से गुजर रहे लड़के सादे कपड़ों में मासूम दिखने वाली रिया जैन को विवान गुप्ता के लिए नाश्ता लाते देख काफी ईर्ष्यालु लग रहे थे। आसपास के लड़कों की प्रतिक्रिया देखकर रिया जैन ने हल्की सी मुस्कान दी। यही वह परिणाम था जो वह चाहती थी। जब तक मुंबई थिएटर अकादमी में विवान गुप्ता का उसके प्रति स्नेह सर्वविदित था, तब तक वह कई प्रतियोगियों को पछाड़कर लाभ प्राप्त कर सकती थी। हालांकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन प्रतियोगियों की संख्या कम होने से उसकी सफलता की संभावना थोड़ी बढ़ जाती। विवान गुप्ता ने उसकी ओर एक नज़र डाली। वो उसकी सोच को लगभग समझ गया था, लेकिन उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। हालांकि वो एक रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, लेकिन वो किसी भी महिला के साथ संबंध बनाने को तैयार नहीं था। अगर रिया जैन उसके लिए ढाल बनने को तैयार थी, तो विवान गुप्ता को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। विवान गुप्ता को अपने द्वारा खरीदा गया नाश्ता खाते हुए देखकर रिया जैन के कोमल चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वरिष्ठ महोदय, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मुझे लगा कि आप अभी तक नहीं उठे हैं। विवान गुप्ता को लगा कि उसका उसे संबोधित करने का तरीका अटपटा है, इसलिए उसने जवाब दिया, आज मुझे कुछ काम है। और हाँ, मुझे सीनियर कहना बंद करो, ये अजीब लगता है। तो मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? क्या मैं सानवी की तरह तुम्हें ओनी-चान कहकर बुलाऊं? उसके माथे पर एक काल्पनिक काली रेखा उभर आई और विवान गुप्ता ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, जो भी हो, मुझे जो चाहो कहो। रिया जैन ने मुस्कुराते हुए अपने मुंह को ढक लिया, जिससे उसके बगल में बैठे लड़के आश्चर्यचकित रह गए। तो मैं तुम्हें विवान गुप्ता ही बुलाऊंगा, ठीक है? जरूर। तो बाद में आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या यह जरूरी है? मैं पहले कभी मुंबई नहीं गया हूं और मैं अकेले काफी ऊब गया हूं। अगर यह बहुत जरूरी नहीं है तो क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? संकट की प्रबल भावना रखने वाली महिला होने के नाते रिया जैन निश्चित रूप से विवान गुप्ता के साथ अकेले रहने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। क्या इतना साहसी होने से वो सस्ती लगेगी? बिल्कुल नहीं। लगातार चाहने वाले को आखिरकार सब कुछ मिल ही जाता है। विवान गुप्ता ने एक पल सोचा, फैसला किया कि रिया जैन को साथ लाने में कोई बुराई नहीं है, और सिर हिलाकर कहा, अगर तुम खाली हो तो मेरे साथ आ जाओ। सहमति जताते हुए रिया जैन की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। फिर वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर विवान गुप्ता की कार की ओर चले। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब रिया जैन ने विवान गुप्ता की स्पोर्ट्स कार देखी थी, फिर भी वो उसे स्वप्निल निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। दरअसल ज्यादातर लड़कियां ये नहीं बता सकती थीं कि स्पोर्ट्स कार कितनी शानदार होती है, ठीक वैसे ही जैसे पुरुष लिपस्टिक के रंगों में अंतर नहीं कर सकते, लेकिन इससे महिलाओं को स्पोर्ट्स कारों को पसंद करने से नहीं रोका जा सका, खासकर उनकी कीमत को देखते हुए। कार में बैठने के बाद विवान गुप्ता ने रिया जैन को अपनी सीट बेल्ट बांधने की याद दिलाई। जहां तक उसकी मदद करने की बात है, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो एक सज्जन व्यक्ति ही करता है, और वो सज्जन व्यक्ति नहीं है। अगर वो कुछ करना भी चाहता तो खुलेआम करता, फिर एक घिनौने इंसान की तरह क्यों बर्ताव करता? और इस तरह एक जोरदार गर्जना के साथ स्पोर्ट्स कार मुंबई थिएटर अकादमी से रवाना हो गई। मैं पहली बार स्पोर्ट्स कार में बैठ रहा हूं। मैं रजिस्ट्रेशन वाले दिन इसे आजमाना चाहता था, लेकिन तब आप सानवी को ले गए थे। रिया जैन कार में बैठी इधर उधर देख रही थी, उसकी आवाज थोड़ी चिड़चिड़ी थी। अगली बार अगर तुम सवारी करना चाहो तो मुझे बता देना। सप्ताहांत होने के बावजूद लगभग 8 बजे काफी भीड़ भाड़ थी और विवान गुप्ता बहुत तेज गाड़ी नहीं चला रहा था। सचमुच? रिया जैन सूक्ष्म होने वालों में से नहीं थी, उसके इरादे हमेशा खुलेआम होते थे। ओनी-चान, ये ठीक नहीं लग रहा है। अगर मैं तुम्हारी पैसेंजर सीट पर बैठ जाऊं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी? जैसी बातें वो कभी अपने मुंह से नहीं निकालती थी। रिया जैन के उत्साहित चेहरे को देखकर विवान गुप्ता ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि कार में कुछ गड़बड़ है? क्या हुआ? एयर कंडीशनिंग ठीक से ठंडा नहीं कर रही है? क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? रिया जैन ने ये चुटकुला पहले भी सुना था और उसने शर्माते हुए मुस्कुराने का नाटक किया।
अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो वाकई थोड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही परत के कपड़े पहने हैं। मैं इन्हें उतार तो नहीं सकती, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं भी थोड़ी देर के लिए ठंडक पाना चाहूंगी। विवान गुप्ता को भी पता था कि वो मजाक कर रही है, और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। अगर वो सचमुच दिन दहाड़े इसे उतार देती तो भले ही रिया जैन को कोई आपत्ति ना हो, विवान गुप्ता को डर था कि वो मुसीबत में पड़ जाएगा। रिया जैन जैसी चंचल स्वभाव वाली लड़की के साथ रहना आसान है। आप अपनी इच्छाएं सीधे तौर पर व्यक्त कर सकते हैं, कुछ महिलाओं के विपरीत जो विरोधाभासी होती हैं। विवान गुप्ता जैसे आलसी व्यक्ति के लिए ये बहुत थकाऊ होता है। आधे घंटे से अधिक समय बाद विवान गुप्ता आखिरकार रिया जैन को हुआई मीडिया बिल्डिंग में लेकर आया। मुंबई की सबसे ऊंची इमारत होने के नाते ये बेहद भव्य थी, और आसपास जमा भीड़ में इमारत में काम करने वाले उच्चवर्गीय कर्मचारी शामिल थे। हालांकि वे अक्सर ऑनलाइन खुद को कॉरपोरेट गुलाम कहते थे, फिर भी वे आधिकारिक कार्य समय के दौरान उचित पोशाक पहनते थे। और ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि लोग इतने आलीशान दफ्तरों में काम करते हैं, वे सप्ताहांत में काम नहीं करते। भोले मत बनो। भारत में सिविल सेवकों के अलावा कितनी नौकरियां 996, सुबह 9 से रात 9, हफ्ते में 6 दिन नहीं हैं। यहां तक कि बहुत सारी नौकरियां 997 भी हैं। विवान गुप्ता को भूमिगत गैरेज में कार पार्क करने का मन नहीं था। उसने बाहर पार्किंग की जगह ढूंढी और वहीं कार खड़ी कर दी। हालांकि कुछ दफ्तर के कर्मचारी जल्दी में थे और काम पर जाने में देर हो रही थी, लेकिन उन्होंने विवान गुप्ता के साथ पार्किंग की जगह के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की। हर कोई बस अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है। कुछ मिनटों के लिए विवान गुप्ता से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। विवान गुप्ता को नाराज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर कानून द्वारा शासित समाज में विवान गुप्ता उनका क्या बिगाड़ सकता था। लेकिन अगर उनकी कार गलती से विवान गुप्ता की कार से टकरा जाती तो मरम्मत का भारी खर्च एक परिवार को तोड़ सकता था। हालांकि इसमें कुछ अतिशयोक्ति है, फिर भी ये काफी हद तक यथार्थवादी है। कार से उतरने के बाद रिया जैन विवान गुप्ता के पीछे पीछे इमारत में चली गई। विवान गुप्ता, तुम यहां क्यों हो? कंपनी जा रहा हूं, विवान गुप्ता ने संक्षेप में जवाब दिया। फिर लीवन सिंह द्वारा उसके लिए तैयार किए गए सबूत सुरक्षा गार्ड को दिखाए, जिसने बदले में सम्मानपूर्वक उसे आंतरिक लिफ्ट तक पहुंचाया। इमारत में कई लिफ्टें होने के बावजूद लिफ्टों का इंतजार करने वालों की संख्या उससे कहीं अधिक थी। जब उन्होंने सुरक्षा गार्ड को विवान गुप्ता को आंतरिक लिफ्ट में ले जाते और उसके लिए ध्यानपूर्वक फ्लोर बटन दबाते देखा तो वे ईर्ष्या भरी निगाहों से उसे देखते रह गए। विवान गुप्ता ने ध्यान आकर्षित करने की परवाह किए बिना सीधे आगे देखा। लेकिन रिया जैन अलग थी। वो पैसों के लिए इतनी बेताब क्यों थी? उच्च समाज में प्रवेश करने की उसकी इतनी तीव्र इच्छा क्यों थी? क्या ये सेवा करने के विशेषाधिकार और दूसरों की प्रशंसा भरी निगाहों के लिए ही तो नहीं थी? लिफ्ट में रिया जैन धीरे से विवान गुप्ता के करीब आ गई। उसके इत्र की हल्की सी खुशबू उस छोटी सी जगह में गूंज रही थी। क्या आपकी कोई बाहरी कंपनी भी है? क्या ये आपके परिवार का व्यवसाय है? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विवान गुप्ता किसी और के लिए काम कर सकता है। एक अमीर आदमी जो क्लबों में हजारों रुपए ऐसे उड़ाता है जैसे किसी भिखारी को सिक्का दे रहा हो, किसी और के लिए काम करे? नामुमकिन। एकमात्र संभावना यही थी कि कंपनी विवान गुप्ता या उनके परिवार की थी। मैंने कुछ दोस्तों के साथ मजे के लिए एक कंपनी शुरू की। विवान गुप्ता सच बोल रहा था, दिखावा नहीं कर रहा था। अगर वो अपनी बड़ाई करना चाहता तो वो कंपनी के मूल्य का सिर्फ संकेत दे सकता था। बातचीत के बीच में ही 30वीं मंजिल का इंडिकेटर लाइट जल उठा और लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। विवान गुप्ता के सामने हुआई मीडिया का स्वागत कक्ष था। अन्य मंजिलों के विपरीत सेंट्रल मेंशन में किराया वास्तव में बहुत महंगा था। बड़ी कंपनियों को छोड़कर बहुत कम ही पूरी मंजिल किराए पर लेते थे। कई मंजिलें विभाजित थीं और कई कंपनियों द्वारा किराए पर ली गई थीं। लेकिन विवान गुप्ता को भले ही सत्ता का समर्थन प्राप्त था, लेकिन लीवन सिंह और जाहिद वर्मा भी दूसरी पीढ़ी के बेहद अमीर बच्चे थे जिन्हें किराए में कुछ रुपए की परवाह नहीं थी। हुआई मीडिया में आपका स्वागत है। बात कर रही रिसेप्शनिस्ट को संभवतः बाद में नियुक्त किया गया था, क्योंकि वह विवान गुप्ता को नहीं पहचानती थी, लेकिन उसने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। दूसरी रिसेप्शनिस्ट, जो अपने फोन से खेल रही थी, आवाज सुनकर ऊपर देखने लगी, जल्दी से खड़ी हो गई और आदरपूर्वक बोली, राष्ट्रपति गुप्ता। विवान गुप्ता ने उन्हें हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया और सीधे कंपनी के अंदर चले गए। राष्ट्रपति गुप्ता? शियाओली, ये कौन है? विवान गुप्ता का स्वागत करने वाली पहली रिसेप्शनिस्ट ने उसके साथी से पूछा। आपने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? आपने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। वो प्रेसिडेंट गुप्ता हैं, हमारी कंपनी के 3 प्रमुख अधिकारियों में से एक। अगर उन्होंने मुझे काम पर फोन चलाते हुए देख लिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वाह, हमारी कंपनी में इतना हैंडसम बॉस है।
पहली रिसेप्शनिस्ट के मन में काफी दिलचस्प विचार चल रहे थे। फोन पर खेलने की बात करें तो विवान गुप्ता ने भले ही उसे देखा हो, लेकिन उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। आज के जमाने में युवाओं का काम में लापरवाही करना आम बात है। अगर वे ऐसा न करते तो अजीब लगता। उसके पास ऐसी बातों की चिंता करने का समय ही नहीं था। उन्होंने बड़ी सहजता से महाप्रबंधक के कार्यालय का दरवाजा खोला। लीवण सिंह और जाहिद वर्मा सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दोनों मुड़कर देखने लगे। वाह, आखिरकार बॉस को आने का समय मिल ही गया। लीवण सिंह ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। मुझे डर है कि अगर मैं नहीं आया तो तुम मुंबई थिएटर अकेडमी जाओगे और मुझे खत्म कर दोगे। विवान गुप्ता रिया जैन के साथ आराम से सोफे पर पैर मोड़कर बैठ गया, जबकि रिया जैन आज्ञाकारी रूप से उसके बगल में बैठ गई। लीवण सिंह और जाहिद वर्मा की पारखी निगाहों के बावजूद रिया जैन को देखकर विस्मय की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक था। बूढ़े गुप्ता, ये कौन है? मेरी जूनियर रिया जैन, उसे साथ में घूमने के लिए लाया था। एक अनुभवी पारखी जाहिद वर्मा ने कई देवियों का अनुभव किया था, लेकिन विवान गुप्ता की पिछली प्रेमिका ज़ारा यूसुफ और अब रिया जैन दोनों ही शीर्ष श्रेणी की सुंदरियों के बारे में सोचते हुए ये कहना कि ईर्ष्या नहीं है, असत्य हो सकता है, लेकिन जलन निश्चित है। ओ टिल्ड, एक जूनियर टिल्ड। मैं भी अचानक मुंबई थिएटर अकादमी में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ओल्ड गुप्ता, क्या आपको लगता है कि मुझे मौका मिलेगा? जरूर, हमारी अकादमी को शैक्षिक निधि में कुछ मिलियन दान करने की कोशिश करें। इससे न केवल आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी, बल्कि प्रधानाचार्य आपको एक उत्कृष्ट पूर्व छात्र के रूप में सम्मानित भी कर सकते हैं। कोट। विवान गुप्ता ने लीवण सिंह और जाहिद वर्मा का परिचय रिया जैन से कराया, फिर लीवण सिंह द्वारा दी गई सिगरेट को जलाया। कंपनी का प्रदर्शन आजकल कैसा चल रहा है? युवा मास्टर गुप्ता को अभी भी कंपनी की परवाह करते देखना दुर्लभ है, तो क्यों न मैं आपको ही रिपोर्ट करूं? लीवण सिंह ने मेज से तैयार दस्तावेज उठाते हुए मजाक किया। यान शियाओबो ने जिन 15 इन्फ्लुएंसर्स को साइन अप करवाया था, उनमें से 11 को हमने पहले ही साइन कर लिया है। कुछ तो मुंबई भी पहुंच चुके हैं। मैं आपको यहां इसलिए लाया हूं ताकि आप देख सकें कि आप उन्हें कैसे व्यवस्थित करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा हमारी अपनी लिटिल स्वीट के अब 15 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। हालांकि हमने उस पर लगभग 10 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। ऑपरेशन विभाग उसकी लोकप्रियता बनाए रखने में लगा हुआ है और हमने आहली से संपर्क किया हुआ है। बस दिवाली सेल में आपके सुझाए गए मोनेटाइजेशन के असर का इंतजार कर रहे हैं। जहां तक उन साइन किए गए इन्फ्लुएंसर्स की बात है, हमने आपके निर्देशों का पालन किया। न तो ओल्ड वर्मा और न ही मैंने हस्तक्षेप किया, और 50 मिलियन की धनराशि यान शियाओबो को आवंटित कर दी गई है। आप उनसे इसकी पुष्टि कर सकते हैं। लीवण सिंह का परिचय सुनकर विवान गुप्ता मुस्कुरा उठा। दूसरी पीढ़ी के धनी व्यक्ति के साथ साझेदारी करने का यही लाभ है। हालांकि लीवण सिंह के साथ उनकी अच्छी बनती है, लेकिन वे दोनों कुछ ही समय से साथ हैं, इसलिए उनके बीच किसी गहरी दोस्ती का दावा करना निश्चित रूप से गलत है। लेकिन लीवण सिंह और जाहिद वर्मा उन पर बिना शर्त भरोसा क्यों कर सकते हैं? क्या ये सचमुच इसलिए है क्योंकि वे विवान गुप्ता की दूरदर्शी सोच की सराहना करते हैं, या इसलिए कि उनमें अद्वितीय व्यक्तिगत करिश्मा है? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इस कंपनी को एक शौक की तरह मानते हैं। अगर ये सफल होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। आम लोगों के लिए करोड़ों या करोड़ों के खर्चों से निपटना इतना आसान नहीं होता। विवान गुप्ता की मुस्कान देखकर लीवण सिंह विवान गुप्ता का इरादा समझ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। कंपनी की सामान्य गतिविधियों पर चर्चा करने के बाद लीवण सिंह और जाहिद वर्मा ने विवान गुप्ता के साथ अन्य विषयों पर चर्चा शुरू की। इसी बीच रिया जैन ईर्ष्या से भरी हुई उनकी बातचीत सुन रही थी। वो एक साधारण परिवार की लड़की थी। हालांकि वो एक बेहतर जीवन की कामना करती थी, लेकिन उसमें न तो क्षमता थी और न ही सफलता के लिए प्रयास करने का साहस। इसलिए दूसरों पर निर्भर रहना ही उसका एकमात्र विकल्प बन गया था। सौभाग्य से उसके जन्मजात गुण अच्छे थे, वरना कोई बड़ा आदमी उस पर ध्यान ही नहीं देता। जब वे बातें कर रहे थे, तभी दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए, लीवण सिंह ने पुकारा। सूट पहने यान शियाओबो अंदर आए। उन्होंने विवान गुप्ता और अन्य लोगों का अभिवादन किया, फिर काम की रिपोर्ट देना शुरू किया। अध्यक्ष गुप्ता, आपके अनुरोध के अनुसार साइन किए गए कुछ नए प्रभावशाली लोग आ गए हैं। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? तो चलिए जाकर देखते हैं। इतना कहते ही विवान गुप्ता खड़ा हो गया। यह देखने के लिए उत्सुक था कि जिन प्रभावशाली लोगों को वो कभी केवल एक आदर्श मानता था, वे असल में कैसे दिखते हैं। यान शियाओबो के नेतृत्व में वे उसके पीछे पीछे अतिथि कक्ष में गए। पहले बातचीत कर रहे 6 युवक युवतियां यान शियाओबो के प्रवेश करते ही चुप हो गए। ये लोग उस समय इतने बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं थे जिनके लाखों फॉलोअर्स हों, जैसा कि वे कुछ ही वर्षों में बन गए। यह 2017 की बात है, और हालांकि वे शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पर कुछ हद तक लोकप्रिय थे, आम जनता के लिए वे अभी भी काफी हद तक अनजान थे।
हुआई मीडिया के साथ अनुबंध करने के उनके निर्णय को देखते हुए अपने भावी बॉस यान शियाओबो के प्रति सम्मान दिखाना स्वाभाविक था। विवान गुप्ता भी लीवण सिंह और अन्य लोगों के साथ अंदर दाखिल हुए। लीवण सिंह और जाहिद वर्मा ने आराम से बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। उन्होंने इन लोगों को पहले भी देखा था और उन्हें ऐसा कुछ खास नहीं दिखा था जिससे विवान गुप्ता इतना ध्यान दे रहा हो। वे तो बस मौज मस्ती में शामिल होने आए थे। राष्ट्रपति गुप्ता, ये सभी आपके निर्देशों के अनुसार हस्ताक्षरित किए गए हैं। मैं इन्हें आपको दिखा देता हूं। हालांकि यान शियाओबो को लगा कि विवान गुप्ता को इन लोगों को जानना चाहिए, फिर भी उनका परिचय कराना आवश्यक था। यह उनके काम का हिस्सा है। विवान गुप्ता ने मना नहीं किया। ये चेहरे परिचित लग रहे थे, लेकिन अगर वो उन्हें एक एक करके पहचानने की कोशिश करता तो आसानी से गलती हो सकती थी। यान शियाओबो ने 2 पुरुषों और 4 महिलाओं का एक एक करके परिचय कराया। मॉडर्न ब्रदर्स की मुख्य गायिका, वर्तमान में शॉर्ट्स पर 2.7 मिलियन प्रशंसक हैं। ब्रदर एम चेंगयुयान शॉर्ट्स पर 1.5 मिलियन प्रशंसक हैं। गाओयान शॉर्ट्स पर 400,000 प्रशंसक हैं। डागुला के दाईजियाली अब 30 लाख प्रशंसक हैं। काव्या हुसैन शॉर्ट्स पर 2 मिलियन से अधिक प्रशंसक और एक स्ट्रीमर। वरुण मेहता ज़ारा वाघ वर्तमान में 30,000 प्रशंसक हैं। उपरोक्त सभी आंकड़े मनगढ़ंत हैं, कृपया उन पर ध्यान न दें। यान शियाओबो का परिचय सुनकर वरुण मेहता शर्मा गया। आखिरकार उसके अलावा यहाँ सबसे कम प्रशंसकों वाले व्यक्ति के पास 400,000 प्रशंसक थे, जबकि उसके पास केवल 30,000 प्रशंसक थे। यान शियाओबो को ये नहीं पता था कि विवान गुप्ता ने हस्ताक्षर सूची में वरुण मेहता का नाम क्यों शामिल किया, लेकिन एक कर्मचारी के रूप में वो एक सच्चाई को गहराई से समझता था। बॉस के कार्यों को पूरा किया जाना चाहिए। ये सुनने के बाद विवान गुप्ता ने सिर हिलाया। ये राष्ट्रपति गुप्ता हैं, इन्होंने ही आप सभी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सुनकर सभी ने तुरंत विवान गुप्ता का अभिवादन किया। नमस्कार अध्यक्ष गुप्ता। उनमें से कुछ विवान गुप्ता से उम्र में बड़े थे और उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि इतना युवा विवान गुप्ता उनका बॉस कैसे हो सकता है, लेकिन कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि इसे प्रदर्शित करे। विवान गुप्ता ने सबसे पहले सिस्टम से चारों ओर स्कैन किया और पाया कि वरुण मेहता का रूप रंग स्कोर केवल 71 था। सिस्टम के गुण उसके रूप रंग से बिल्कुल अलग थे। उसे तुरंत उस घोटाले की याद आ गई जो पार्किंग लॉट में काम करने वाली इस लड़की के मशहूर होने के बाद सामने आया था। प्लास्टिक सर्जरी, फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र और फर्जी दूसरी पीढ़ी की धनिकता जैसी चीजें, ये सब बातें शायद सच थीं। हालांकि विवान गुप्ता को कोई चिंता नहीं थी जब तक इससे उसे पैसा मिल रहा था। ये मुद्दे मामूली थे। विवान गुप्ता ने धीरे से कुछ बुदबुदाया, फिर बोला, आप ही वो लोग हैं जिन्हें मैंने निर्देशक यान से साइन करने के लिए कहा था, और मैंने आपको इसलिए साइन किया क्योंकि मुझे आप में क्षमता दिखती है, इसलिए भविष्य में खूब मेहनत करें। उसने शुरू में सोचा था कि इन पूर्व बड़े इंटरनेट सेलिब्रिटीज को देखकर वो उत्साहित होगा, लेकिन उनसे मिलने पर उनके प्रति उनके सम्मान को देखकर उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सच कहें तो जैन खान जैसे सितारे भी उनके सामने प्रसन्नता से पेश आते हैं, तो उन मामूली रूप से प्रसिद्ध साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। धन्यवाद राष्ट्रपति गुप्ता। विवान गुप्ता ने उनकी ओर देखा, जिससे उसके युवापन का एक पहलू झलक उठा। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। जब से आप कंपनी में शामिल हुए हैं, हम सब यहाँ एक परिवार की तरह हैं। मैं तो खुद को आपका प्रशंसक भी मान सकता हूँ। हालांकि विवान गुप्ता ने यह कहा था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सभी ने मुस्कुराते हुए इसकी पुष्टि की। अगर आपकी कोई भी गुजारिश हो तो बेझिझक मुझे बताएं, क्योंकि इस मौके के बाद शायद दोबारा मौका न मिले। मैं अक्सर ऑफिस नहीं आता। इन इंटरनेट हस्तियों को अभी तक ये नहीं पता था कि विवान गुप्ता का स्वभाव कैसा है। वे सभी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। काव्या हुसैन ने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद धीरे धीरे कहा, अध्यक्ष गुप्ता, मैं अभी भी एक स्ट्रीमर हूं। गिल्ड के साथ सहयोग की अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारी कंपनी लाइव प्रसारण सेवाएं प्रदान करती है। मैं भी कंपनी के साथ लाइव अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहती हूं। काव्या हुसैन की बातें सुनकर विवान गुप्ता ने भौहें चढ़ा लीं और सोचने लगा। सच कहूं तो वो लाइव स्ट्रीमिंग के झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। वो स्व मीडिया उद्योग में क्यों शामिल था? क्योंकि इसका बहुत अधिक प्रभाव था और अपने वित्तीय स्रोतों को छिपाना आसान था। यह सोचकर विवान गुप्ता ने काव्या हुसैन को जवाब दिया, मैं इस मामले पर अध्यक्ष ली और वर्मा से चर्चा करूंगा और जितनी जल्दी हो सके आपको सूचित करूंगा। काव्या हुसैन ने सिर हिलाया। वह कंपनी को इतना उदार देखकर प्रभावित थी। अगर उसे पता होता कि वो भविष्य में कितनी मशहूर हो जाएगी, तो क्या उसे सिर्फ 6 मिलियन के लिए खुद को बेच देने का पछतावा होता? किसी और को सवाल पूछते न देखकर विवान गुप्ता ने पहल करते हुए लिया सिंह की ओर देखा। आप लोग मॉडर्न ब्रदर्स नाम का एक बैंड हैं, है ना? लिया सिंह ने जल्दी से सिर हिलाकर पुष्टि की। बैंड को भंग कर दें। कंपनी आपके लिए विशेष रूप से एक विकास योजना तैयार करेगी।
आपकी छवि को ध्यान में रखते हुए भविष्य में मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना आपके लिए आश्चर्यजनक नहीं होगा। आपके बैंड के साथियों के लिए कंपनी विच्छेद वेतन का भुगतान करेगी। लिया सिंह को गहरा सदमा लगा। राष्ट्रपति गुप्ता, मैं उनसे अच्छी दोस्ती रखता हूं, क्या ये बुरा नहीं होगा? दर्शकों के लिए मॉडर्न ब्रदर्स के पास सिर्फ आप ही हैं, वे उनके लिए गैर जरूरी हैं। इस स्तर के संगीतकारों को मैं कुछ पैसों से कई लोगों को काम पर रख सकता हूं। अगर आप उनके साथ साइनिंग फीस और भविष्य की आय को बराबर बांटने के लिए तैयार हैं तो ये आप पर निर्भर है। विवान गुप्ता के शब्द स्पष्ट थे। हालांकि विवान गुप्ता ने पहले ही उसकी झिझक देख ली थी। लाखों की साइनिंग फीस के सामने वो इसे दूसरों के साथ क्यों साझा करेगा? भाईचारा, उसकी क्या कीमत है? राष्ट्रपति गुप्ता, मेरा भी एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी ओर ज़ारा वाघ ने धीमी और संकोची आवाज में कहा। वहां मौजूद 6 लोगों में से मांगे रखने के लिए मैं सबसे कम योग्य था। मेरे केवल 30,000 फॉलोअर्स हैं, फिर भी कंपनी ने मुझे अच्छे अनुबंध की शर्तें पेश कीं। हालांकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की फीस ज्यादा नहीं है, लेकिन भविष्य में राजस्व हिस्सेदारी काफी आकर्षक है। विवान गुप्ता ने यशपाल शर्मा को इस बारे में विशेष रूप से निर्देश दिया था। उनकी नज़र में ये लोग एक दिन जरूर मशहूर होंगे। चूंकि कंपनी अभी शुरू ही हुई है, इसलिए कम साइनिंग फीस ठीक है, लेकिन भविष्य में राजस्व हिस्सेदारी में लचीलापन होना चाहिए। आखिर एक बार मशहूर हो जाने पर उनके कंपनी छोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके मन में अपने लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है, भविष्य में मुंबई का देवता बनना, पिशाच नहीं। आगे बढ़ो। केवल विवान गुप्ता ही नहीं, सभी लोग मुड़कर देखने लगे। शॉर्ट्स पर मेरी एक दोस्त है जिसका नाम यामिनी पांडे है। उसे मेरे अनुबंध के बारे में पता चला और उसने पूछा कि क्या वो हमारी कंपनी में शामिल हो सकती है। बेशक, फिलहाल शॉर्ट्स पर उनके 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। बोलने के बाद ज़ारा वाघ ने विवान गुप्ता की ओर देखा। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ारा वाघ के प्लास्टिक सर्जन ने बेहतरीन काम किया। इस सिस्टम के बिना विवान गुप्ता को कोई फर्क नजर ही नहीं आता। वह ऑनलाइन देवी की बिल्कुल सटीक छवि थी। उसकी बात सुनकर विवान गुप्ता ने बिना सोचे समझे उसे अस्वीकार कर दिया। प्रारंभिक चरण के लिए हमारा भर्ती लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है, हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। वर्तमान में 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स के साथ यामिनी पांडे अकेली खड़ी हैं। वो शॉर्ट्स पर भविष्य की शीर्ष इन्फ्लुएंसर बनने के लिए नियत हैं। आम जनता की तरह विवान गुप्ता को ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से बहुत लगाव नहीं है, लेकिन उन्हें उनसे कोई खास नफरत भी नहीं है। कुछ अपवाद हैं, और यह दीपक बोस उसी छोटे से अपवाद में आता है। हालांकि वो किसी युवा कट्टरपंथी की तरह लगातार देशभक्ति की बातें नहीं करता, फिर भी उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। बहुत उपहास का पात्र रहे लोचना यादव की तरह, जिन्हें तथाकथित समय प्रबंधन का उस्ताद या असाधारण अय्याश कहा जाता है, और जो अपने खराब व्यक्तिगत नैतिकता के कारण ज्यादातर सार्वजनिक तिरस्कार के पात्र के रूप में देखे जाते हैं। ज्यादातर लोग बस इस तमाशे का आनंद लेते हैं। लेकिन दीपक बोस अलग हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से भी प्रेम नहीं करता और राष्ट्रगान का उपहास करता है। क्या उन पर हस्ताक्षर करने से मुसीबत मोल होगी? भले ही ऐतिहासिक रूप से उन पर हस्ताक्षर करने से उन्हें बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवान गुप्ता के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यदि कोई अन्य मुद्दे नहीं हैं तो चलिए बैठक स्थगित करते हैं। जब ज़ारा वाघ ने देखा कि विवान गुप्ता अब उससे बात नहीं कर रही है तो उसने जिद करने की हिम्मत नहीं की और दूसरों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। निदेशक यशपाल, अगला कदम एक मूल्यांकन योजना तैयार करना है। कंपनी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएगी और हम अब पुराने मॉडल पर निर्भर नहीं रह सकते। अगले 6 महीनों के लिए अनुबंध स्तर और मूल्यांकन परिणामों के आधार पर आवंटित संसाधनों के प्रचार प्रसार के लिए हर महीने 10 मिलियन रुपए आवंटित करें। समझा? लिटिल स्वीट इवेंट का उद्देश्य केवल ये देखना था कि क्या इन्फ्लुएंसर इंक्यूबेशन का चलन भविष्य की दिशाओं के अनुरूप होगा या नहीं। मौजूदा प्रतिक्रिया को देखते हुए सब ठीक लग रहा है, इसलिए पैसा लुटाने की पुरानी रणनीति अब काम नहीं आएगी। एक व्यक्ति पर लाखों खर्च करने से लीवण सिंह और अन्य लोगों को निश्चित रूप से चिंता होगी, भले ही वे उन पर भरोसा करते हों। विवान गुप्ता को अच्छी तरह याद है कि वे कैसे प्रसिद्ध हुए। समय आने पर योजना विभाग कुछ रणनीतियां बना सकता है। जब तक समग्र दिशा सही है, कुछ गलतियां मायने नहीं रखती। महाप्रबंधक के कार्यालय में वहां केवल विवान गुप्ता, लीवण सिंह और जाहिद वर्मा ही मौजूद थे। रिया जैन को विवान गुप्ता ने लाउंज में भेज दिया था। इसके बाद लीवण सिंह के साथ जो कुछ हुआ उसमें व्यापारिक मामले शामिल थे, और भले ही विवान गुप्ता को रिया जैन की उपस्थिति से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि लीवण सिंह और जाहिद वर्मा को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। भाई लीवण, आपने काव्या हुसैन की बातें सुनी, आपका क्या विचार है? विवान गुप्ता ने उन दोनों से पूछा।
जाहिद वर्मा चुप रहे, लेकिन लीवण सिंह उनकी बात समझ गए। क्या आप लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में शामिल होने की योजना बना रहे हैं? मेरे पास ये विचार है। इस मौके पर जाहिद वर्मा ने अपनी बात रखी। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आप दोनों इस पर चर्चा करें। जाहिद वर्मा की अरुचि विवान गुप्ता के लिए समझ में आने वाली थी। खुद की तरह उन्हें भी हुआई मीडिया से पैसा कमाने की उम्मीद नहीं थी। उनका मकसद बड़ों के बीच अपनी छवि सुधारना था। अब जब विवान गुप्ता लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में धूम मचाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हालांकि लीवण सिंह ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग समझ में नहीं आता। सच कहूं तो हमारी कंपनी का मनोरंजक स्वभाव व्यावहारिक पहलुओं पर भारी पड़ता है। इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग के बारे में मेरी कोई रुचि नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगर आप दोनों में से किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हुई बातचीत में इस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं हुई। क्या लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड से पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ, अगर ये लाभदायक न होता तो भविष्य में लाइव स्ट्रीमिंग इतनी व्यापक न होती। मोज, शॉर्ट्स, यहां तक कि फ्लिपकार्ट और व्हाट्सएप भी लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करते हैं। लगभग सभी प्रमुख सोशल सॉफ्टवेयर इससे प्रभावित हो चुके हैं। विवान गुप्ता द्वारा लीवण सिंह और जाहिद वर्मा को आमंत्रित करने का एकमात्र कारण अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना, इस बारे में खुलकर बात करना था, ताकि किसी भी छोटे मोटे विवाद से उन तीनों के बीच अनबन पैदा न हो सके। इससे पहले विवान गुप्ता को लाइव स्ट्रीमिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब उनके मन में एक नया विचार उभर आया था। धोखाधड़ी करने के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उसे खुद को सिर्फ एक बदबूदार आलसी निकम्मा नहीं समझना चाहिए जो सिर्फ पैसे खर्च करता है ना? वो आने वाले वर्षों में इस प्रणाली और अपनी यादों पर भरोसा करते हुए अपना खुद का मनोरंजन साम्राज्य खड़ा करने की योजना बना रहा है। आज के इस दौर में जहां मनोरंजन ही सब कुछ है, वो मनोरंजन जगत में एक बड़ा नाम बनना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सारे फैसले खुद ले सके। बाकी उद्योगों की बात करें तो वो बाद में सोचेगा। आखिर वो कोई सुपर हीरो तो है नहीं, बस एक आकर्षक दिखने वाला अपनी कार्यप्रणाली का धनी व्यक्ति है। अगर उसे हर दिन उन बड़े बड़े व्यापारियों से निपटना पड़े तो वो इसे संभाल नहीं पाएगा। जब वे तीनों अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, तभी लीवण सिंह ने विवान गुप्ता से पूछा, वीकेंड है, क्यों न हम साथ में मिलें? तनवीर शर्मा ने तुम्हें मुंबई रेसिंग फेस्टिवल के बारे में बताया था, है ना? हाँ। फिर मैं उसे फोन करके खूब चिढ़ाऊंगा। उस आदमी ने भाई कमर को रेसिंग फेस्टिवल में लाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है और हम अपवाद नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि तनवीर शर्मा ने इस रेसिंग फेस्टिवल के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। जब लीवण सिंह तनवीर शर्मा से संपर्क कर रहा था, तब विवान गुप्ता लाउंज में चला गया। सोफे पर बैठकर फोन पर खेल रही रिया जैन ने जैसे ही विवान गुप्ता को देखा, उसने झट से मुस्कुराते हुए पूछा, बात खत्म हो गई? विवान गुप्ता ने धीमी आवाज में कहते हुए जवाब दिया। फिर पूछा, दोपहर में हमारी एक सभा है, क्या आप आना चाहेंगे? क्या मैं? क्यों नहीं, अगर जाना चाहते हो तो जाओ। रिया जैन ने उत्साह से सिर हिलाया। तो मैं चलती हूं। अपने पैरों की उंगलियों से ही सोचकर रिया जैन ने अंदाजा लगा लिया कि विवान गुप्ता की सभा में किस तरह के लोग होंगे। क्या ये वही उच्च समाज नहीं था जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी? अब जब विवान गुप्ता उसे ऐसे अवसरों पर ले जा सकता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उसे स्वीकार कर लिया है? अगर विवान गुप्ता को पता होता कि वो क्या सोच रही है, तो वो बस इतना कहता, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। वो रिया जैन को साथ ले जाने को तैयार था, क्योंकि वो दिखने में काफी आकर्षक थी। अगर कोई लड़की 80 से कम अंक लाती, तो विवान गुप्ता उसे वहीं रहने को कहता जहां उसे आराम मिलता। लीवण सिंह द्वारा व्यवस्था किए जाने के बाद वे सभी सीधे अपने नियमित मिलन स्थल पीस रेस्टोरेंट के लिए रवाना हो गए। जब विवान गुप्ता और अन्य लोग पहुंचे, तो पीस रेस्टोरेंट का मैनेजर पहले से ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। उनकी पहचान बताए बिना भी ये लोग पहले से ही होटल के बड़े ग्राहक थे, इसलिए उनके साथ अत्यंत सावधानी से व्यवहार किया गया। तनवीर शर्मा अभी तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए विवान गुप्ता और अन्य लोग इंतजार करते हुए निजी बॉक्स में बैठकर बातें कर रहे थे। इस बीच रिया जैन चुपचाप फूलदान की तरह बैठी रही और बातचीत में हिस्सा नहीं लिया। वहां बैठे रहने मात्र से ही उसे बहुत संतुष्टि मिली। कुछ देर बाद बॉक्स के प्रवेश द्वार पर कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे पता चला कि कोई आ गया है। जैसा कि उम्मीद थी, बक्से का दरवाजा खुल गया, लेकिन विवान गुप्ता को आश्चर्य हुआ कि तनवीर शर्मा के अलावा वहां कमर फारूक, चंदर भाटिया और एक महिला भी थीं। इनमें से विवान गुप्ता कमर फारूक को पिछली बार घड़ियां खरीदने जाते समय से जानते थे। वहीं दूसरा व्यक्ति गौतम अग्रवाल मनोरंजन उद्योग की अनुशासन समिति के प्रमुख थे। विवान गुप्ता ही नहीं, बल्कि लीवण सिंह भी काफी हैरान थे और मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। यो भाई कमर, गौतम जी, आप दोनों को यहां आने का समय कैसे मिल गया?
मुंबई के शीर्ष धनी दूसरी पीढ़ी के सदस्य होने के नाते और गौतम अग्रवाल के समान रियल एस्टेट व्यवसाय में परिवार होने के कारण विवान गुप्ता को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि लीवण सिंह गौतम अग्रवाल को जानते थे। सच तो ये है कि मुंबई में दूसरी पीढ़ी के लोगों का दायरा इतना बड़ा नहीं था। गौतम अग्रवाल भी मुस्कुराए और बोले, मैं संयोगवश कमर फारूक के साथ था और तनवीर शर्मा से सुना कि एक डिनर पार्टी है, इसलिए मैं बिना बुलाए ही आ गया। उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई आपत्ति? बिल्कुल, हमें आपत्ति है। अगर आप मुझसे पूछें तो इस बार आपको ही हमारा इलाज करना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहते हुए वो अपनी प्रेमिका शिखा शर्मा के साथ बैठ गया, जबकि कमर फारूक और तनवीर शर्मा भी एक के बाद एक अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। रिया जैन ने मेज पर बैठे इन लोगों को देखकर अपनी उत्तेजना को छिपाने की पूरी कोशिश की। वो कमर फारूक और गौतम अग्रवाल को तो पहचान ही चुकी थी, और हालांकि वो बाकी लोगों की पहचान के बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन जिस सहजता से वे एक दूसरे से मजाक कर रहे थे उससे तो यही लगता था कि वे साधारण नहीं होंगे। विवान गुप्ता से जुड़ने की उसकी इच्छा और भी प्रबल होती जा रही थी। विवान गुप्ता, इस तनवीर शर्मा नाम के व्यक्ति को अब तक तुम्हें रेसिंग फेस्टिवल के बारे में बता देना चाहिए था, है ना? बैठने के बाद कमर फारूक मुस्कुराते हुए विवान गुप्ता से बातचीत करने लगी। विवान गुप्ता ने बगल में बैठी तनवीर शर्मा पर एक नज़र डाली और सिर हिलाया। इस व्यक्ति ने एमएसएससी को बढ़ावा देने के लिए बहुत मेहनत की, यहां तक कि गौतम जी को आमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जयपुर तक गए, इसलिए उनके प्रयासों का फल मिला है। वैसे गौतम जी, हो सकता है आप विवान गुप्ता को न जानते हों, लेकिन ये आदमी सचमुच एक अय्याश है जो कारों और घड़ियों पर करोड़ों रुपए ऐसे खर्च करता है जैसे कुछ भी न हो। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए विवान गुप्ता का परिचय गौतम अग्रवाल से भी कराया। गौतम अग्रवाल ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उसे विवान गुप्ता जैसा कोई व्यक्ति याद नहीं आया। फिर भी उसने विनम्रता से उसकी ओर मुस्कुराया। विवान गुप्ता ने अत्यंत शांत भाव से जवाब दिया, चाटना? यह असंभव है। भले ही विवान गुप्ता अरबों की पारिवारिक संपत्ति वाले शीर्ष कुलीन वर्ग की दूसरी पीढ़ी का सदस्य हो, फिर भी व्यवस्था उसके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। धन के मामले में विवान गुप्ता के पास भविष्य में और अधिक धन होगा, कभी कम नहीं। कुछ हिचकिचाहट के बाद मैंने आज रूपरेखा बदलने का फैसला किया। उस कथानक के बारे में जिसमें विवान गुप्ता, जाहिद वर्मा और लीवर सिंह के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू करता है। शुरू में मैंने विवान गुप्ता को एक साधारण व्यक्ति के रूप में माना था जिसे अचानक धन मिल जाता है, ताकि कथानक अधिक तर्कसंगत लगे। लेकिन इन अध्यायों को लिखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि साझेदारी बनने के बाद रोमांच के सारे पहलू पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए मैंने वास्तव में रोमांच के सभी पहलुओं को हटा दिया। हालांकि इस स्थिति के कारण अभी तक किसी ने मेरी आलोचना नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इसी तरह लिखता रहा तो मेरी खूब आलोचना होगी। ये शियाओ तान की गलती है। जो लिखा जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं भविष्य में ऐसी गलतियां न करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब से इसी तरह की सभी कहानियों का वर्णन केवल विवान गुप्ता पर केंद्रित होगा, ताकि मैं रोमांच के बिंदुओं को बेहतर ढंग से उजागर कर सकूं। आखिरकार, अगर मैं वास्तव में पूरी तरह से तर्कसंगत रहना चाहता हूं, तो मुझे कोई दिव्य और समृद्ध कथा नहीं लिखनी चाहिए। एक पुनर्जन्मित व्यावसायिक कथा अधिक उपयुक्त होगी। इसके लिए मैं सबसे पहले सभी से माफी मांगता हूं। खाना जल्दी आ गया। खाने की मेज पर तनवीर शर्मा ने पहले सभी के लिए एक गिलास उठाया, फिर गौतम अग्रवाल की ओर मुड़कर कहा, गौतम जी, आप इस एमएसएससी रेसिंग महोत्सव में कौन सी कार प्रदर्शित करने की योजना बना रहे हैं? मैंने मीडिया से संपर्क साधने के लिए ही लाखों खर्च किए हैं, इसलिए मुझे निराश मत कीजिएगा। आप जानते हैं, मैं आराम के लिए गाड़ी चलाता हूं, कमर फारूक के विपरीत, जिसके पास सुपरकारों से भरा गैरेज है। लेकिन मेरे पास मुंबई में एक 918 है, इसलिए उसे चलाना आपके लिए बहुत निराशाजनक नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। 3 महान कारों में से एक कोई मजाक नहीं है। क्यों ना आप कमर फारूक से पूछें? क्या आपको उस पर इतना ही भरोसा है? गौतम अग्रवाल ने मजाक में कहा और साथ ही खाने का एक टुकड़ा भी उठा लिया। वो जो चाहे चला सकता है। उसके नाम पर कोई भी कार सबका ध्यान खींचने के लिए काफी है। यही सच है। कमर फारूक के नाम से पोर्श 918, फेरारी ला फेरारी, मैक्लारेन पी एक और कोएनिग्सेग एगेरा आर जैसी कारें बनती हैं, जिनमें से किसी की भी कीमत 15 मिलियन से कम नहीं है। इस समय विवान गुप्ता की इस मामले में कोई राय नहीं थी। आखिरकार उनके पास फिलहाल सिर्फ एक नाइट शैडो थी, जिसे शीर्ष श्रेणी की सुपरकार नहीं माना जाता था। तभी कमर फारूक को कुछ याद आया और उसने विवान गुप्ता से पूछा, विवान गुप्ता, क्या तुमने पिछली बार उन सुपरकारों में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी? ये तुम्हारे लिए एक मौका है। विवान गुप्ता ने उसकी ओर देखा। गौतम जी का कमरा नंबर 918 काफी समय से खाली है। अगर आप वाकई इच्छुक हैं तो आप दोनों बात कर सकते हैं।
ये सुनकर विवान गुप्ता ने तुरंत अपनी नज़र गौतम अग्रवाल की ओर घुमाई। गौतम अग्रवाल ने सिर हिलाया। मैं इस बारे में सोच रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं, इस तरह की कारें आसानी से नहीं मिलती और उन्हें बेचना भी मुश्किल है। यह कार ऐसे ही पड़ी हुई है, मैंने इसे किसी और से खरीदा था और पिछले कुछ सालों में इसे बस कुछ 100 किलोमीटर ही चलाया गया है। यह तो सामान्य बात है, सुपरकार दिखावे के लिए होती हैं, न कि रोज़मर्रा के आरामदायक सफ़र के लिए। विवान गुप्ता ये समझ गया था कि 918 और लाफेरारी जैसी लिमिटेड एडिशन सुपरकारों के लिए बिल्कुल नई कार खरीदना लगभग असंभव है। आखिरकार इतने सारे अमीर लोग हैं और कारें तो कुछ ही संख्या में उपलब्ध हैं। आपूर्ति कभी भी मांग के अनुरूप नहीं होती। लेकिन अगर आप उन कंपनियों के सुपर वीआईपी हैं, तो आप आसानी से उनसे अपने लिए खास तरह की बोतल बनवा सकते हैं। सीमित मात्रा में उपलब्ध बोतलों का निर्धारण तो वही करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 1982 की लाफिट विस्की, इसे दशकों से पिया जा रहा है, फिर भी इसका स्टॉक कभी खत्म नहीं होता। अगर गौतम जी सच में बेचने को तैयार हैं, तो मुझे ज़रूर दिलचस्पी है। मेरा अभी का लक्ष्य 3 महान कारें इकट्ठा करना है। लेकिन आमतौर पर जिनके पास पैसे होते हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती और वे तब तक नहीं बेचते जब तक कोई खास स्थिति ना हो। जैसे पिछली बार जब मैंने भाई कमर से पूछा कि क्या वो एक कार बेचना चाहेंगे, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। विवान गुप्ता की बातें सुनकर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। गौतम अग्रवाल, क्या ये स्पष्ट नहीं है? वे कारें उसकी जीवन रेखा के समान हैं। आप उसका जीवन चाहते हैं, क्या वो आपको अपना जीवन दे देगा? लेकिन अगर आपको मेरी 918 में वाकई दिलचस्पी है, तो हम तनवीर शर्मा रेसिंग फेस्टिवल के बाद बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास दिखाने के लिए बस यही है। कोई बात नहीं, त्योहार के बाद बात करते हैं। लीवण सिंह ने बगल से कहा। ओल्ड गुप्ता, मुझे पूरी बात बताओ। तुम लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहते हो और कारें खरीदना चाहते हो। तुम्हारे पास असल में कितना पैसा बचा है? लीवण सिंह की बात सुनकर विवान गुप्ता मुस्कुराया और गंभीरता से इस बारे में सोचने लगा। सच कहूं तो जब से सिस्टम ने उसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे, उसने अपने बैलेंस पर बारीकी से नजर नहीं रखी थी। उसका मौजूदा कॉन्फिडेंस वैल्यू 45% था, जो 4.5 छोटे लक्ष्यों के बराबर है। कंपनी शुरू करने में एक छोटा लक्ष्य खर्च हो गया। कार, घड़ियां और अन्य खर्चों को मिलाकर लगभग 40 मिलियन हो गए। लगभग 300 मिलियन से कुछ अधिक बचे हैं। विवान गुप्ता ने ईमानदारी से जवाब दिया। भूल जाओ कि मैंने पूछा था। लीवण सिंह ने आंखें घुमाईं और खाना जारी रखा। विवान गुप्ता के संक्षिप्त जवाब के बाद डिनर पर मौजूद सभी लोगों के मन में अलग अलग विचार आने लगे। कमर फारूक और गौतम अग्रवाल को कोई चिंता नहीं थी। भले ही उनके पास 300 मिलियन नकद ना हो, ये आंकड़ा उन्हें डरा नहीं रहा था। लेकिन रिया जैन और शिखा शर्मा के लिए मामला अलग था। विवान गुप्ता और गौतम अग्रवाल से मिलने से पहले वे बस थोड़ी खूबसूरत लड़कियां थीं। 300 मिलियन की रकम तो उन्होंने जीवन भर में कभी सोची भी नहीं थी। विवान गुप्ता, क्या तुम लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो? विवान गुप्ता ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। चूंकि हम दोस्त हैं और साथ में ड्रिंक कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग भले ही लाभदायक लगता हो, लेकिन वास्तव में इसमें कई छिपे हुए खतरे हैं। सिर्फ मोज और शॉर्ट्स को ही नहीं, ये कंपनियां आपके रास्ते में पहाड़ की तरह रुकावट हैं और आपको किसी भी पल पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जुर्माने में आपकी सारी कमाई खर्च हो जाती है। गौतम अग्रवाल ने बेहद परेशान स्वर में बात की। पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके विवान गुप्ता को गौतम अग्रवाल की बातें सच लगीं। अगर हालात सामान्य रहे तो अगले साल मार्च तक उनका पांडा टीवी दिवालिया हो जाएगा। उनके लहजे से लग रहा था कि मुसीबत के संकेत अब दिखने लगे थे। मैं आपकी तरह बड़ा धमाका करने की योजना नहीं बना रहा हूं गौतम जी। मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड शुरू करने की योजना बना रहा हूं। शायद भविष्य में हमें साथ मिलकर काम करने का मौका मिल जाए। विवान गुप्ता ने ये बात हल्के में नहीं कही थी। अभी कुछ देर पहले ही उनके मन में यह विचार आया, क्या उनमें पांडा टीवी को संभालने की क्षमता है? अपने पिछले जीवन में विवान गुप्ता को पांडा के दिवालिया होने के कारणों की कुछ हद तक समझ थी। मुख्य रूप से अत्यधिक धन की हानि, वित्त पोषण में कठिनाइयां और लाभ की दिशा का स्पष्ट न होना। संक्षेप में कहें तो पर्याप्त धन नहीं था। अगर लोग कहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग कठिन है, तो फिर मोज और शॉर्ट्स अड्डे क्यों बने हुए हैं? क्या इसका कारण ये नहीं है कि उन्हें टेंसेंट जैसी दिग्गज कंपनी का समर्थन प्राप्त है? हालांकि ये विचार बस एक पल के लिए ही आया। केवल लेवल 1 सिस्टम के साथ विवान गुप्ता पांडा को हासिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैदान में उतरने की तो बात ही दूर थी। ध्यान रहे, पांडा टीवी की इस साल मई में हुई बी राउंड फंडिंग अकेले 1 बिलियन थी और उनके लेवल 1 सिस्टम को पूरी तरह से इस्तेमाल करने से भी केवल इतनी ही रकम मिली। लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड बनाना संभव है, इसमें ज़्यादा निवेश की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अगर आप कुछ स्ट्रीमर्स को लोकप्रिय बना देते हैं,
तो पैसा भी जल्दी आने लगता है। जहां तक विवान गुप्ता द्वारा सहयोग के उल्लेख की बात है, गौतम अग्रवाल ने इसे केवल अपने प्लेटफॉर्म के लिए स्ट्रीमर उपलब्ध कराने के रूप में लिया। खाना खत्म करने के बाद विवान गुप्ता ने गौतम अग्रवाल के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। आप लोग इसे मत भूलना, ये आने वाले सोमवार को है। जाने से पहले तनवीर शर्मा ने सबको याद दिलाना नहीं भूला। उन्होंने विवान गुप्ता को विशेष रूप से कहा, बूढ़े गुप्ता, मत भूलना, मुझे ये बहाना मत देना कि उस दिन तुम्हारी क्लास है। विवान गुप्ता ने उसे ओके का इशारा किया, अपना सामान पैक किया और रिया जैन के साथ कार में बैठ गया। गाड़ी में बैठे ही थे कि उसे स्टार्ट भी नहीं किया था कि कई दिनों से शांत पड़ी एक सूचना की आवाज़ उनके दिमाग में गूंज उठी। यह पता चला है कि होस्ट में एक निश्चित स्तर की पहचान है। आत्मविश्वास मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। वर्तमान आत्मविश्वास मूल्य 70% है। 250 मिलियन रुपए का ड्रीम फंड जारी कर दिया गया है। इस बार कॉन्फिडेंस वैल्यू में वृद्धि को पिछली बार से अलग तरीके से पेश किया गया। पिछली बार एक नया मील का पत्थर हासिल करना था, जबकि इस बार एक निश्चित स्तर की मान्यता प्राप्त करना था। विवान गुप्ता ये नहीं समझ पा रहा था कि इस मान्यता की गणना कैसे की गई थी। क्या इसका कारण ये था कि वो गौतम अग्रवाल को जानता था? तो फिर गौतम अग्रवाल का रुतबा बहुत ऊंचा होगा, है ना? अगर ध्यान से सोचें तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन अनुमान है कि इसका मुख्य कारण यह है कि हवाई मीडिया अब पटरी पर आने लगी है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अधीन काम करने वाले इंटरनेट सेलिब्रिटी उसे पहचान नहीं दिला सके? काफी देर सोचने के बाद भी जब विवान गुप्ता को इसका जवाब नहीं मिला तो उसने इस पर ज्यादा विचार न करने का फैसला किया। वैसे भी अंतिम व्याख्या तो व्यवस्था के हाथ में थी। व्यवस्था जो चाहेगी वही होगी। उसके बगल में बैठी रिया जैन विवान गुप्ता को हैरानी से देखती रही और बोली, क्या बात है? उसने सिर हिलाकर इशारा किया कि कुछ नहीं हुआ। एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी चलाकर चला गया। दिन भर घूमने के बाद विवान गुप्ता को और घूमने का मन नहीं था और उसने सीधे मुंबई थिएटर अकादमी वापस जाने की योजना बनाई। दोनों के बीच कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद रिया जैन ने धीरे धीरे विवान गुप्ता से खुलकर पूछा, विवान गुप्ता, आप मुझे किस तरह का व्यक्ति मानते हैं? उसने अपना सिर घुमाया, उसे एक नज़र डाली और उदासीनता से जवाब दिया, सुंदर। रिया जैन ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हें पता है कि मेरा मतलब वो नहीं था। तब आपको मेरा जवाब समझ आ जाएगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम इसे कहो। विवान गुप्ता जोर से हंस पड़ा। क्या बात है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ अच्छा कह सकता हूं? क्या आपको लगता है कि मुझ जैसी लड़कियां खासतौर पर बेशर्म होती हैं? हाँ। रिया जैन पल भर में अवाक रह गई। उसके चेहरे के भाव देखकर विवान गुप्ता भी मुस्कुराया। 1000 साल की लोमड़ियों के बारे में एक कहावत है, चलो लियाओ झाई का खेल न खेलें। मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूं और तुम मेरे मन की बात समझती हो। जहां तक ये सवाल है कि क्या आप जैसी लड़कियां बेशर्म होती हैं, तो बेशक आप बेशर्म हैं। आपको अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए, बल्कि आप ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो लंबा, अमीर और सुंदर हो और जिससे आप दोनों को प्यार हो जाए तो ठीक है, लेकिन आप प्यार को पूरी तरह से त्याग देते हैं और सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। क्या ये बेशर्मी नहीं है? रिया जैन कुछ कहने ही वाली थी कि विवान गुप्ता ने आगे कहा, लेकिन मैं भी बेशर्म हूं। हम दोनों मूल रूप से एक जैसे हैं। तुम धन की चाह रखते हो, मैं सुंदरता की। कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। हालांकि मेरे पास तुमसे एक लाभ है, मेरे पास चुनने का अवसर है, तुम्हारे पास नहीं। अगर मैं प्रेम को महत्व देने वाला व्यक्ति होता तो मुझे प्रतीक्षा करने का अधिकार होता। मैं किसी ऐसी सुंदर लड़की का इंतजार कर सकता था जो मुझसे भी स्नेह रखती हो। तुम अलग हो, तुम इंतजार नहीं कर सकती। जब तुम सुंदर नहीं रहोगी तब तुम्हारे पास चुनने की शक्ति नहीं रहेगी। इस वाक्य ने रिया जैन के दिल को छू लिया। तो क्या मैं तुम्हारी प्रेमिका बन सकती हूं? बिना सोचे समझे विवान गुप्ता ने जवाब दिया, नहीं। क्यों? विवान गुप्ता ने कंधे उचका दिए। अगर बात खूबसूरती की है तो तुम गौतम अग्रवाल की पिछली प्रेमिका से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। बेशक तुम मेरी प्रेमिका बनने के योग्य हो, लेकिन मैं अलग हूं। मुझे इंतजार करने का अधिकार है। मुझे लगता है कि प्रेमिका का खिताब भविष्य में इसकी योग्य व्यक्ति के लिए छोड़ देना चाहिए। कुछ देर रुकने के बाद विवान गुप्ता ने आगे कहा, बेशक अगर आप चाहें तो आप किसी दूसरी पहचान के तहत मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सी पहचान होगी ये आपको पता होना चाहिए। मैं इस पहचान वाला अकेला व्यक्ति नहीं हूं, है ना? एक पहले से ही मौजूद है। रिया जैन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने अभी अभी ये नहीं कहा था कि तुम इंतजार कर सकते हो? किसी ऐसी लड़की का इंतजार कर सकते हो जिसके साथ तुम्हारा आपसी स्नेह हो? रिया जैन के व्यंग्यात्मक लहजे का सामना करते हुए विवान गुप्ता क्रोधित नहीं हुआ। इसीलिए मैं गर्लफ्रेंड का टाइटल बचाकर रख रहा हूं।
अपनी भावी जीवन संगिनी से मिलने के रास्ते में कुछ सौदे करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रिया जैन थोड़ी देर रुकी। उसने पहले सोचा था कि उसके जैसी महिला बेहद घृणित होनी चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से विवान गुप्ता उससे भी कहीं अधिक घृणित था। क्या आपको कर्म के इतने बुरे परिणाम से डर नहीं लगता? विवान गुप्ता ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जब नाइट शैडो सुरक्षाकर्मियों के मार्गदर्शन में कैंपस के गेट में दाखिल हुई। आप मुझसे ये सवाल पूछने वाली पहली महिला हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से आखिरी नहीं होंगी। आपने जिस कर्म का जिक्र किया उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि मेरा मानना है कि शायद मैंने इसे पिछले जन्म में भुगता होगा। ये जीवन तो आनंद के लिए है। मुझे उम्मीद है कि जब आप अपने मनपसंद व्यक्ति से मिलेंगे तब भी आप शांति से यही बात कह पाएंगे। मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। मैं ये बात किसी के भी सामने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। नाइट शैडो महिला छात्रावास के नीचे रुक गई। रिया जैन नीचे नहीं उतरी, बस चुपचाप विवान गुप्ता को देखती रही। कुछ देर बाद विवान गुप्ता ने धीरे से कहा, मैं खुद से इतना प्यार करता हूं कि किसी और से नहीं, इसलिए कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता।